दोस्तों आज मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी द पोप्स एक्सोर्सिस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत एक कोट से होती है जिसका ये अर्थ होता है कि जब हम शैतान का मजाक बनाते हैं और खुद से बोलते हैं कि शैतान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तभी शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है। कहानी की शुरुआत 4 जून 1987 से होती है, जहां हम फादर गैब्रियल अमोर्थ को देखते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि फादर अमोर्थ एक रियल इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1.5 लाख से भी ज्यादा एक्सोर्सिज्म किया था। यहाँ फादर अमोर्थ गांव में एक लड़के के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने आए थे, जहां गांव का लोकल प्रीस्ट फादर अमोर्थ को बताता है कि इस लड़के के ऊपर बहुत समय से डीमन है, यानी कि शैतान ने कब्जा किया हुआ है। वो लोकल प्रीस्ट और बताते हैं कि इस लड़के ने कभी जिंदगी में इंग्लिश नहीं बोली और अब तो ये बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, और तो और ये लड़का अब बहुत ज्यादा अजीब हरकतें भी कर रहा है। फादर अमोर्थ जब उस लड़के को देखते हैं तो उस लड़के को उसके घर वालों ने रस्सी से बांधा हुआ था। फादर उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस गरीब बच्चे को तुमने क्यों पोजेस किया हुआ है। उस पे उस लड़के के अंदर से आवाज आती है कि वो एक नरक का डीमन है और वो जिसे चाहे पोजेस कर सकता है। फादर अमोर्थ फिर उस डीमन को पोक करने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं कि अरे जाओ जाओ, ऐसे ही थोड़ी तुम किसी को पोजेस कर सकते हो, क्या तुम पास में खड़े सुअर को पोजेस कर सकते हो। वो डीमन फिर खुद को ताकतवर प्रूव करने के लिए उस लड़के से निकलकर फादर अमोर्थ के बताए हुए सुअर को पोजेस कर लेता है, और तभी फादर अमोर्थ के साथ खड़ा हुआ प्रीस्ट उस सुअर को गोली मार देता है, जिससे कि उस सुअर के साथ साथ उस डीमन की भी मौत हो जाती है। अगले सीन में तारीख आ जाती है 1 जुलाई 1987 की, और हमें देखने मिलता है कि एक फैमिली यूएस से स्पेन में रहने के लिए आती है। ये 3 लोगों की फैमिली होती है, जिसमें से एक माँ और एक बेटा और बेटी होते हैं, जिसमें से माँ का नाम जूलिया होता है, वहीं बेटी का नाम एमी होता है और बेटे का नाम हेनरी होता है। इनकी बातों से पता चलता है कि घर के जो हेड थे, यानी कि एमी और हेनरी के पापा, उनकी 1 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उस एक्सीडेंट के वक्त हेनरी भी अपने पापा के साथ ही कार में होता है, जहां उसने अपने पापा को इम्पेल होकर मरते हुए देख लिया था। और इसी सदमे की वजह से एक्सीडेंट के बाद हेनरी ने किसी से बातचीत भी करना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ फादर अमोर्थ पे बिशप्स के हेड द्वारा एक कमीशन बिठाई जाती है, जहां फादर अमोर्थ से पूछा जाता है कि उन्होंने 4 जून को बिना किसी हेड बिशप्स के इजाजत के बगैर एक्सोर्सिज्म क्यों परफॉर्म किया। ये बिशप्स फादर अमोर्थ से उसी एक्सोर्सिज्म के बारे में पूछ रहे थे जिनमें उन्होंने एक सुअर को मारा था। यहीं पे फादर अमोर्थ अपने बचाव में बोलते हैं कि वो कोई एक्सोर्सिज्म नहीं था, उस लड़के को तो बस साइकोलॉजिकल वहम हुआ था कि उसके अंदर कोई डेविल है, और मैंने बस एक खेल रचकर उसको ठीक कर दिया। हेड बिशप्स फादर अमोर्थ से बोलते हैं कि हमें वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। डेविल और पोजेशन जैसे हमारी दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, और जिन लोगों का आप एक्सोर्सिज्म करते हो वो पोजेस नहीं बल्कि दिमागी रूप से बीमार होते हैं। और इसलिए ही अब हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम एक्सोर्सिस्ट की पोजीशन चर्च से हटा रहे हैं। फादर अमोर्थ बोलते हैं कि अगर ईविल और शैतान इस दुनिया में नहीं है तो फिर चर्च का क्या ही काम है। इन्हीं सब बातों से फादर अमोर्थ गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक चीफ एक्सोर्सिस्ट हूँ जिसने बड़े बड़े बिशप्स और पोप के अंडर तालीम हासिल की है। अगर आप लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सीधा मेरे और आपके बॉस पोप से बात करो। ये बोलकर फादर अमोर्थ वहां से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जूलिया ने घर को रेनोवेट कराना शुरू कर दिया था। चूंकि उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो इनके पास यूएस में रहने के लिए कोई पैसा नहीं था। जूलिया का प्लान था कि वो इस घर को रेनोवेट कराकर बेच देगी और वापस यूएस जाकर रहने लगेगी। यहाँ जूलिया की मुलाकात उस गांव के एक लोकल प्रीस्ट से होती है, जो कि इस फैमिली के वापस आने की खबर सुनकर इनसे मिलने आया था। यहीं कुछ वर्कर्स घर के अंडरग्राउंड में काम कर रहे थे, जहां इन्हें दीवार में एक होल दिखता है। ये लोग दीवार की दूसरी तरफ देखने के लिए एक फ्लेयर जलाते हैं, जिससे कि एक बड़ा धमाका हो जाता है और ये दोनों ही वर्कर्स बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट को देखते हुए और भी सारे वर्कर्स काम छोड़कर इस घर से चले जाते हैं, और ठीक इसके बाद अंदर से हेनरी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। हेनरी की आवाज सुनकर एमी और जूलिया भागकर हेनरी के कमरे में जाते हैं, और तभी हेनरी बोलता है यू ऑल आर गोइंग टू डाई, मतलब तुम सब मारे जाओगे। और ये बोलकर वो अपने ही हाथों से अपना मुंह नोच लेता है। घबराकर जूलिया हेनरी को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर्स का कहना था कि टेस्ट में कुछ भी सामने नहीं आया है, ब्रेन फंक्शन से लेकर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर बोलता है कि हेनरी ने शायद अपने डैड की डेथ का सदमा ले लिया होगा।
और डॉक्टर जूलिया को बोलता है कि आपको हेनरी को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, और वो जूलिया को बस एक सेडेटिव दे देता है जिससे कि अगर हेनरी दोबारा खुद को हर्ट करने की कोशिश करे तो वो लोग हेनरी को बेहोश कर दें। इधर वापस घर आकर जूलिया अपने बेटे हेनरी की देखभाल करने लगती है। वो अपने बेटे पर तरस खाकर उससे गले मिलती है और तभी हेनरी अपने माँ के बूब्स को पकड़ लेता है। हेनरी फिर आवाज बदलकर एक भारी आवाज में बोलता है, इस बच्चे को दूध पिलाओ माँ। और वो तभी गुस्से में अपना टी शर्ट ऊपर करता है जहां उसके पेट पर कटा फटा कैपिटल लेटर में हेट लिखा हुआ था। ये देखकर जूलिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो एक लोकल प्रीस्ट को अपने घर पर बुलाती है जिनका नाम फादर एस्क्यूबेल होता है। फादर एस्क्यूबेल हेनरी के रूम में जाते हैं और तभी एक गुर्राने की आवाज के साथ वो बाहर आकर गिरते हैं, जिससे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि हेनरी के अंदर जो भी डीमन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इधर जब एक छोटे बच्चे के अंदर इतने पावरफुल डीमन होने की बात फैलती है तो ये बात पोप के भी कानों तक पहुंचती है। पोप फिर फादर एमोर्थ को बुलाते हैं और उन्हें स्पेन जाकर उस बच्चे की मदद करने के लिए बोलते हैं। पोप उस बच्चे की फाइल फादर एमोर्थ को देते हुए कहते हैं कि ये डीमन बहुत पावरफुल लग रहा है और चूंकि तुम सारे ही एक्सॉर्सिस्ट के चीफ हो और मेरे खास हो तो मेरे हिसाब से सिर्फ तुम ही हो जो इस डीमन को इस बच्चे के बॉडी से निकाल सकते हो। अगले दिन फादर एमोर्थ जूलिया के घर पहुंच जाते हैं जहां बाहर में उनकी मुलाकात लोकल प्रीस्ट एस्क्यूबेल से होती है। जब फादर एमोर्थ हेनरी के रूम में जाते हैं तो हेनरी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, मानो उसे फादर एमोर्थ का ही इंतजार था। फादर एमोर्थ वहां पर जीसस का नाम लेकर प्रे करने लगते हैं, जिससे हेनरी के अंदर का डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एमोर्थ उस डीमन से बोलते हैं कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और तभी वो डीमन अपनी पावर से घर में लगे क्रॉस को नीचे गिरा देता है। उसके बाद हेनरी के मुंह के अंदर से एक मरी हुई बर्ड निकलती है। ये सब देखकर फादर एमोर्थ भी घबरा जाते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं। शाम होती है तो एमी को घर के हर तरफ से आवाजें आने लगती है और तभी उसके रूम में रखा लैंडलाइन भी बजने लगता है। फोन पर एमी के पापा की आवाज आती है जो साल भर पहले ही मर चुके थे। वो फोन पर बोल रहे थे कि बेटा तुम्हें हेनरी की बात माननी पड़ेगी। और तभी फिर एक भारी डीमन की आवाज आती है कि तुम सब मारे जाओगे, जिससे कि डरकर एमी भागते हुए बाहर अपनी माँ के पास आती है। इसके बाद फादर एमोर्थ और फादर एस्क्यूबेल दोबारा हेनरी के रूम में जाते हैं और हेनरी पर बाइबल के वर्सेस को पढ़कर एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। फादर बार बार उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं लेकिन वो डीमन अपना नाम नहीं बताता। एक बार अगर उस डीमन का नाम पता चल जाता तो उसका नाम लेकर उसे हेनरी के बॉडी से बाहर निकालना आसान हो जाता। यहाँ पे फादर का एक्सोर्सिज्म फेल हो जाता है क्योंकि वो डीमन इन फादर का ही सिंस इनके अगेंस्ट यूज कर रहा था। जहाँ पे फादर एमोर्थ का सीन ये होता है कि एक बार रोजारिया नाम की लड़की फादर एमोर्थ के पास आई थी। वो फादर से बोलती है कि उसके ऊपर एक डीमन ने कब्जा किया हुआ है और वो खुद के ऊपर एक्सोर्सिज्म करवाने को बोलती है। वहीं फादर एमोर्थ उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी डीमन नहीं है और वो रोजारिया को एक साइकेट्रिस्ट के पास रिफर कर देते हैं। लेकिन बाद में रोजारिया फादर एमोर्थ के सामने ही सुसाइड कर लेती है, जिससे फादर एमोर्थ को पता चलता है कि वो लड़की सच बोल रही थी और उन्होंने रोजारिया के ऊपर एक्सोर्सिज्म ना करके एक पाप किया है। वहीं फादर एस्क्यूबेल का सीन ये था कि वो एक प्रीस्ट बनने के बाद भी एक एडेला नाम की लड़की के साथ अफेयर में थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक अच्छा प्रीस्ट बनने के लिए एडेला को छोड़ दिया, जिससे कि एडेला नाम की वो लड़की फादर एस्क्यूबेल के प्यार में पागल हो गई और उसने भी खुदकुशी कर ली। हेनरी के अंदर का डीमन बार बार उन दोनों प्रीस्ट के सामने उनके पाप यानी कि दोनों लड़कियों को लाकर खड़ा कर दे रहा था। वो डीमन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो प्रीस्ट के ही दिमाग से खेलने लगता है। वापिस एक बार फिर दोनों ही प्रीस्ट बाहर आ जाते हैं। वैसे तो दोनों ही प्रीस्ट ने अपने अपने सिन से माफी मांग ली थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं इनकी की हुई गलतियां इन दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और इसी चीज का फायदा डीमन भी उठा रहा था और इन दोनों ही प्रीस्ट के दिमाग से खेल रहा था। ये दोनों वापस बाहर आकर एक दूसरे से अपने सिंस को कन्फेस करते हैं एंड बीइंग अ प्रीस्ट ये दोनों ही एक दूसरे के सिंस को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। अब इन दोनों ही प्रीस्ट के पाप छुपे हुए नहीं थे, इन दोनों ने ही एक दूसरे प्रीस्ट से अपने अपने पाप कन्फेस कर लिया था, तो अब डीमन को भी इनके दिमाग से खेलने में थोड़ी तकलीफ आने वाली थी। अब रात होती है तो फादर एमोर्थ बाहर आते हैं जहां उन्हें एक कुएं के ऊपर वेटिकन का सील दिखता है। जब वो कुएं का ढक्कन हटाते हैं तो वहां उन्हें ढेरों स्कल्स दिखते हैं और वहीं उन्हें अंदर में एक रास्ता भी बना हुआ दिखता है।
इस रास्ते का और अच्छे से पता लगाने के लिए वो घर के अंदर से अंडरग्राउंड में जाते हैं। एमॉर्थ अंदर में वही दरवाजा देखते हैं जहां शुरुआत में 2 वर्कर्स को आग लग गई थी। दरवाजा तोड़कर एमॉर्थ और एस्क्यूबेल दोनों अंदर ही आते हैं जहां इन्हें कई सारे एक्सॉर्सिस्ट के कंकाल दिखती है। यहाँ उन्हें एक बुक भी दिखती है जिसमें लिखा गया था कि यहाँ कोई आम डीमन नहीं बल्कि खुद हेल और सभी डीमंस का किंग एस्मोडियस नाम का शैतान ट्रैप्ड है। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने 14th सेंचुरी में सभी प्रीस्ट के बॉडी में जाकर क्रिश्चियंस के ही खिलाफ नरसंहार शुरू कर दिया था। लोगों को लगा था कि ये सब तो प्रीस्ट गॉड के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो शैतान था जो प्रीस्ट के बॉडी के अंदर से गॉड के नाम पे गलत काम करवा रहा था। 14th सेंचुरी में ही जब पोप को पता चला कि शैतान ने प्रीस्ट के बॉडी के अंदर जाकर चर्च में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, तब उन्होंने एक्सॉर्सिज्म करके इस शैतान को इसी जगह पर ट्रैप कर दिया था। और ये सारी बॉडीज उन्हीं एक्सॉर्सिस्ट की थीं जिन्होंने उस शैतान को यहाँ पे ट्रैप किया था। और जब ये फैमिली यहाँ पर वापस आई और वर्कर्स ने हाउस को रेनोवेट करना चालू किया, तब दीवार में दरार आने के कारण वो डीमन वापस से आजाद हो गया। अब फादर एमॉर्थ को उस सेटन यानी कि उस शैतान का नाम पता चल गया था और उधर ऊपर में वो शैतान जूलिया को बेड के बीच में ट्रैप कर देता है। वहीं एमी को एक कबर्ड के अंदर बंद करके बहुत मारता है। जैसे तैसे ही ये दोनों प्रीस्ट भागकर ऊपर आते हैं। तब ये एमी और जूलिया दोनों को बचाते हैं। दोनों ही प्रीस्ट एक बार फिर एक्सॉर्सिज्म करना चालू करते हैं, लेकिन एस्मोडियस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो अब एमी के भी अंदर आ जाता है। एस्मोडियस अब एक साथ ही एमी और हेनरी दोनों के ही अंदर होता है। एस्मोडियस बार बार फादर एमॉर्थ के अंदर आने की इजाजत मांगता है, क्योंकि वापस से ही एस्मोडियस ये चाहता था कि वो प्रीस्ट की बॉडी के अंदर चला जाए और प्रीस्ट से ही गॉड के खिलाफ काम करवाए। अब चूंकि एमॉर्थ भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, एस्मोडियस बिना एमॉर्थ की इजाजत के उसके अंदर नहीं आ पा रहा था। लाख कोशिश के बाद भी जब फादर एमॉर्थ एस्मोडियस को नहीं रोक पाते और इस पूरी फैमिली की जान जाने ही वाली होती है, तब आखिर में फादर एमॉर्थ खुद को एस्मोडियस के हवाले करने को मान जाते हैं। एस्मोडियस एमॉर्थ के अंदर आ जाता है, जहां अब वो फिर एक बार प्रीस्ट के रूप में चर्च को इन्फिल्ट्रेट कर सकता था और तो और लोगों को गॉड के करीब लाने के हेड प्रीस्ट के ही रूप में रहकर वो लोगों को गॉड से दूर कर सकता था। एमॉर्थ के अंदर आने के बाद एस्मोडियस ने अब हेनरी और एमी दोनों को ही छोड़ दिया था और यही मौका देखकर फादर एस्क्यूबेल उन तीनों को ही वहां से बाहर निकाल देते हैं। इधर इससे पहले कि एस्मोडियस पूरी तरह से एमॉर्थ पे हावी हो जाए और उनके जरिए चर्च में घुसकर गलत काम करे, एमॉर्थ एक रस्सी से लटक जाते हैं, लेकिन एस्मोडियस उन्हें मरने नहीं देता। वापस एमॉर्थ नीचे अंडरग्राउंड में आ जाते हैं जहां वो खुद को आग लगाने लगते हैं और तभी उनके पीछे मदर मैरी भी आ जाती है। लेकिन ये भी एस्मोडियस की ही एक चाल होती है और वो लड़की मदर मैरी से रोजारिया के रूप में बदल जाती है। इधर फादर एस्क्यूबेल भी जूली और उनके बच्चों को गाड़ी में बिठाकर नीचे अंडरग्राउंड में आ जाते हैं। फादर एस्क्यूबेल देखते हैं कि फादर एमॉर्थ बिल्कुल किंग की तरह बैठे हुए थे, जिससे हमें समझ में आता है कि हेल का किंग यानी कि एस्मोडियस ने एमॉर्थ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। लेकिन एस्क्यूबेल भी हार नहीं मानते। वो एमॉर्थ से बोलते हैं कि मुझे पता है तुम अंदर हो, तुम एस्मोडियस से फाइट करो और मेरे साथ प्रे करो। और इसके साथ साथ एस्क्यूबेल अपनी पूरी जान से चैंटिंग शुरू कर देता है। इस चैंटिंग से एस्मोडियस की भी पकड़ फादर एमॉर्थ से थोड़ी कम होती है और अब एमॉर्थ भी एस्क्यूबेल के साथ साथ चैंट करने लगते हैं। फिर एस्मोडियस एक और चाल चलता है और वो एस्क्यूबेल की पुरानी गर्लफ्रेंड के रूप में एक डीमन को पैदा करता है और खुद को रोजारिया के रूप में आकर फादर एमॉर्थ पे अटैक करता है। एस्क्यूबेल अपने पॉकेट से एक मेडल निकालता है जो उसे फादर एमॉर्थ ने दिया था। उस मेडल को फादर एस्क्यूबेल डीमन के फॉरहेड पे लगाकर चैंट करते हैं, जिससे कि वो डीमन पूरी तरह से फट जाता है। वहीं फादर एमॉर्थ भी एक बहुत पावरफुल क्रॉस को एस्मोडियस के फॉरहेड पर लगा देते हैं और तभी ये दोनों फाइनल राइट्स पढ़कर हमेशा के लिए एस्मोडियस को हेल में भेज देते हैं। तब कहीं जाकर ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। वापिस एमॉर्थ इटली आते हैं, जहां साथ में वो एस्क्यूबेल को भी लेकर आए थे। यहाँ ये दोनों ही पोप से मिलते हैं और पोप इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि हेड बिशप जो एक्सॉर्सिस्ट के पोजीशन को खत्म करने की बात कर रहा था, उस पे भी कुछ ईविल का अटैक हुआ और वो यहाँ से किसी और चर्च में चला गया है। और अब यहाँ के हेड बिशप लुमुम्बा नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो कि एमॉर्थ के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मूवी के आखिर में बताया जाता है कि फादर एमॉर्थ ने 16 सितंबर 2016 तक एक्सॉर्सिज्म जारी रखा और आखिर में 16 सितंबर 2016 में इनकी मौत हो गई थी। वैसे तो इनके ऊपर कई कहानियां और इनके एक्सॉर्सिज्म के कई सारे अलग अलग वेब सीरीज भी हैं,
अगर आप लोगों को फादर एमोर्थ के ऊपर और भी अलग अलग बनी हुई मूवीज और वेब सीरीज देखनी है तो आप लोग वो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक और किसी अगली मूवी या वेब सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।